अब हम बात कर रहे हैं इनर्शिया की, कि इनर्शिया क्या है। उसे कट कर दे। इनर्शिया क्या है? अब इनर्शिया क्या है, ये मोबाइल फोन समझ रहा है उसे, ठीक है। इनर्शिया क्या है, ध्यान से समझना। बात करते हैं इनर्शिया की। अरे मैं कहता हूं जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, जो जैसा है वो वैसा है। कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना हो। एक बार और, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। अरे मेरा बेटू देखो जरा, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज by virtue of which they cannot change their state of rest or uniform motion along a straight line by their own is called inertia. अपने आप ये बॉटल यहां से नहीं हटेगी, अपने आप ये डेस्क यहां से नहीं हटेगा और ये बोर्ड यहां से नहीं हटेगा जब तक कि कोई से आके हटा ना दे। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में है। तो यही लॉ ऑफ इनर्शिया है मेरे बच्चे, यही हमारा मेन लॉ ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है मेरे बेटू? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब कहते हैं इनर्शिया कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट्स अ मास, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया की कोई यूनिट नहीं होती और कोई डायमेंशन नहीं होता, और ये किसी स्पीड वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। ये एमसीक्यू असर्शन रीजन का पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई साहब मैंने अभी तक आप लोगों को एरिस्टोटल फेल्सी और गैलीलियो के बारे में बता दिया, मैंने पॉइंट मास पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया, और मैंने फोर्स के बारे में भी समझा दिया, और ये सारी चीज़ें यू टिप्स पे याद हैं अभी तक। बोलो हाँ है ना? झूठ बोलना पाप, नदी किनारे साफ। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चे मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम, मैं इसे ना मोमेंटम को एक नाम दे रखा है मैंने, रिदम। अब मैं कहूं रिदम तो गलत नहीं होगा, देसी भाषा में मैं कहूंगा मोमेंटम को रिदम। मैं कह रहा हूं यार आज हमारा विराट कोहली अच्छे मोमेंटम में है, अच्छे मोमेंटम में, सही खेल रहा है आज यार। मोमेंटम मतलब रिदम। ऐसा इसका फिजिक्स में क्या लेने देना, अभी आपको बताता हूं। आप इसको रिलेट करके देखिएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं और मैं एक सिंपल से टर्म्स में आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि अगर आप देखिएगा, सपोज करते हैं ये नैना की साइकिल है, ठीक है, और ये नैना की साइकिल है, और ये देवी की साइकिल है। और मैं ये मान के चलता हूँ नैना और देवी दोनों का जो वेट है वो बिल्कुल सेम है, मास बिल्कुल सेम है। ये भी मास सेम है, ये भी मास सेम है। अब देवी भी साइकिल चला रही है और नैना भी साइकिल चला रही है, नैना देवी साइकिल चला रही है। अब जब नैना साइकिल चला रही है तो रास्ते में आया एक पत्थर, और आपको बता दूं कि जो नैना की साइकिल की स्पीड है, इसको नैना मान लेते हैं भैया, इसको देवी मान लेते हैं, नाम भी नैना देवी, भगवान का नाम हो गया ना। अभी पत्थर आ गया, यहां पे भी सेम पत्थर यहां पे भी आ गया, पर नैना की जो स्पीड थी वो 30 मीटर पर सेकंड थी। अरे देवी की स्पीड तो सुन ले पहले, देवी की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड थी। देवी साइकिल भी धूम 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 करके चला रही है। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना,
पत्थर आ गया, दोनों गिर गए, दोनों गिरे। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा दूर तक गिरा होगा? देवी ज्यादा दूर तक गिरी होगी। देवी ने अपने मोशन को, अपने मोमेंटम को, अपने मोशन को, मतलब अगर वो मोशन में है तो मोशन में है, तो अपने मोमेंटम को देवी ने ज्यादा देर तक मेंटेन किया या नैना ने? किसने अपने मोशन को ज्यादा देर तक मेंटेन किया? देवी ने, क्योंकि देवी जब गिरी होगी तो रुकने में कुछ टाइम लगा होगा, और नैना शायद गिरी होगी तो यहीं गिर गई होगी, यूं टकराई तुम और भाग सब। जब देवी गिरी होगी, पापा की परी हूं मैं, है ऐसा सीन हो गया होगा। अब मेरे को ये बात समझ में आई, अगर हम मास की बात ना करें, अगर हम मास की बात ना करें तो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो एक्चुअली सर मोमेंटम है क्या? अभी थोड़े से टाइम के बाद देखेंगे, थोड़े टाइम के बाद। पर आपको ये बात समझ में आ रही कि वेलोसिटी जिसकी ज्यादा थी उसका मोमेंटम ज्यादा था। अब हम यहीं पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये मतलब इसी में हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। देखो यहां पे ध्यान से, अब क्या होता है, सपोज करते हैं नैना ने बोला कि मैं यार बाइक खरीदूंगी, और नैना ने बाइक खरीदी। बाइक खरीद ली अब नैना ने, और देवी अभी भी साइकिल पर है, क्योंकि भाई साहब देवी को चोट ज्यादा लगी थी। अब क्या हुआ, नैना भी और देवी भी दोनों की दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे। ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, दोनों के आगे आया एक पत्थर। मुझे पता है कि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। तो मुझे आप सिंपल से टर्म्स में ये बताओ कि किसने अपने आप को ज्यादा मेंटेन किया होगा? ये है नैना और ये है नैना और ये है देवी। बताओ किससे ज्यादा मेंटेन किया? नैना को शायद उस पत्थर का पता भी ना चलोगे कि पत्थर आया। बाइक में कुछ पत्थर वगैरह आते हैं तो ज़्यादा पता नहीं होता, फील नहीं होता, बट वहीं पे साइकिल वाले को पता होता है, साइकिल वाला डिसबैलेंस ज़्यादा हो रहा होता है ना, तो साइकिल वाला डिसबैलेंस ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे पता चला जिसका मोमेंटम यानी जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज जिस बॉडी के अंदर मास है, जिस बॉडी के पास वेलोसिटी है, दैट मीन्स उस बॉडी के अंदर मोमेंटम है। अभी इस बॉडी का मोमेंटम कितना है? अब कितना है? अगर मैं इसे मोशन में ला दूं तो कितना है? कुछ ना कुछ होगा। यानी मोमेंटम इज नथिंग एल्स, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। इट, देखो लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन। कौन ज्यादा मोशन में है, कौन अपने मोमेंटम में है, कौन अपने रिदम में है। होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी हमने इस पॉइंट को देखा कि जिसका मास ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसका मोमेंटम ज्यादा। तो अगर हम यहां पे देखें, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ अगर बनाएं और मास को कांस्टेंट रखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, क्योंकि यार P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। अगर m कांस्टेंट हो गया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो गया, और P इक्वल टू mv। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया।
तो अगर मैं P और M के बीच में डायरेक्ट ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, P और M के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा, बोलो हाँ या ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सपोज करो कि मोमेंटम ही कांस्टेंट हो गया। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो देखो हमें पता है कि P इक्वल टू एम वी हो गया, तो हम कहेंगे P अपॉन में M इक्वल टू वी हो गया। अगर ये चीज़ कांस्टेंट हो गई तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी की वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, और जिस वेलोसिटी का मास जितना कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। अगर मास कम वेलोसिटी ज़्यादा, एक छोटा सा पत्थर है और एक मोटा सा पत्थर है तो छोटे वाले पत्थर की स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मोटे वाले पत्थर। अगर मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी हमारी कम होगी। होप सो ये वाला पार्ट भी क्लियर है। और अगर इन्वर्सली है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। और लीनियर मोमेंटम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इन पॉइंट पे, तो प्लीज़ लगता है मुझे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने मोमेंटम भी अभी पढ़ लिया।